अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं और आपके अंडर कोई एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज इसी जवाब को ढूंढने के लिए हम लोग इस लीडरशिप थ्योरी को समझेंगे जिसका नाम है मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। ठीक है, अभी मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो थ्योरी है ये कौन से थ्योरी के अंडर आता है। नॉर्मली हम लोग का थ्योरीज ऑफ लीडरशिप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और भी बहुत सारे टाइप्स होंगे अलग अलग किताब में, लेकिन ये मेन थ्योरीज मैंने यहाँ पे ये चार्ट बनाया है। पहला है आप लोग का बिहेवियरल थ्योरी। इसको हम लोग आगे और बहुत सारे वीडियोस में इसको कवर करेंगे। इसके बाद सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, फिर आपका कॉन्टेम्प्ररी लीडरशिप थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ से ही बिहेवियरल थ्योरी से ही हम लोग आज 4th नंबर जो कि है आप लोग का मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी को समझने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में गिना जाता है और आप लोग का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में, या आप लोग का सिलेबस में भी ऑलरेडी हाईलाइटेड है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस थ्योरी को आपको एकदम भी मिस नहीं करना है। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये थ्योरी अच्छे से समझना पड़ेगा, तो बने रहिए। पहला चीज़ है, आप लोग को आंसर के स्टार्टिंग में लिखना है एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग को क्या लिखना है, देखो। तो हम लोग का क्वेश्चन ये है कि ये थ्योरी दिया किसने था। ठीक है, ये 2 लोगों ने दिया था। इनका नाम क्या था? इन द अर्ली 1960s मैनेजमेंट थ्योरिस्ट, जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मोर्टन, क्रिएटेड द मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। अभी ग्रिड का मतलब क्या है? ठीक है, ग्रिड मतलब क्या है? आप लोग के कैमरे में भी आप लोग जब सेटिंग्स में जाते हैं, आप लोग ग्रिड का ऑप्शन होता है। जब आप लोग ग्रिड ऑप्शन को क्लिक करते हैं, आपको दिखाई देगा कि कुछ बॉक्सेस आ जाते हैं स्क्रीन पे, राइट? आप लोग कैमरा में ट्राई कर सकते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, देखो कि वो इस थ्योरी को समझने के लिए हमारे रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मोर्टन, जो अभी ऊपर है भगवान के पास, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ग्रिड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स का, ये मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी को समझने के लिए। और वहां पे उन्होंने 2 डायमेंशंस का बात बोला था। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या क्या था? जो थ्योरी है ये आप लोग का 2 डायमेंशंस पे बेस्ड है। पहला क्या है आप लोग का? हमेशा याद रखना, पहला होता है आप लोग का प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और नेक्स्ट है आप लोग का कंसर्न फॉर पीपल। पहले हम लोग प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, फिर हम लोग के पीपल में आएंगे। ठीक है, अभी बात यह है, इसको समझने के लिए देखो, ये एक 9x9 का मैट्रिक्स है। यहाँ में हम लोग का सबसे लो स्कोर है आप लोग का 1 और सबसे हाई स्कोर है 9। 9x9 का मैट्रिक्स है जहाँ पे लो क्या है आपका 1 और हाई आपका क्या है 9। देखो कैसे है, मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उससे समझिए कि एक्स एक्सिस पे आप लोग का कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, ये नीचे वाला। ठीक है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और आपके ऊपर वाला जो कि है आपको वाई एक्सिस, वो क्या है आप लोग का कंसर्न फॉर पीपल। ये थ्योरी हमको बताता है कि हम लोग जो ये लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, हम लोग को कैसा लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए। हम लोग को ऐसा लीडर चाहिए जो सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, या फिर ऐसा लीडर चाहिए जो सिर्फ पीपल के बारे में सोचता है, मतलब अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचता है। नॉर्मली आप अगर एज एन लेमैन सोचते हैं, लेमैन मतलब क्या होता है कि जिसको कुछ भी नहीं पता है, तो वो सोचेगा कि सर ये तो क्या है कि हम लोग को तो सिर्फ लोगों के बारे में सोचना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का भला नहीं करेंगे तो वो कैसे काम करेंगे। लेकिन सिर्फ अगर एम्प्लॉयज़ का ही भला करेंगे तो खुद का भला कैसे होगा? अगर खुद का पॉकेट नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज़ का पॉकेट कैसे बढ़ोगे, राइट? इसीलिए क्या बोला जाता है कि आप लोग को अच्छे से कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ है कि अगर आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को प्यार नहीं करोगे, कि अच्छा सैलरी नहीं दोगे, कंसर्न नहीं दिखाओगे, अगर आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को प्यार नहीं करोगे तो कोई और प्यार कर लेगा, राइट? और अगर अपने खुद की बीवी को प्यार नहीं करोगे तो कोई और प्यार कर लेगा। ठीक है, ये मुझे कई इंस्टाग्राम रील्स पे मिला था। जो भी है, देखो उसके बाद क्या है कि ये जो चीज़ है, ये जो हम लोग को एक ग्राफ पता चला, इसमें नॉर्मली हम लोग का 81 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मतलब कॉम्बिनेशंस। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जैसे 1-1, मतलब 1-1 मतलब क्या? पहला क्या आता है? मैंने बोला था पहले प्रोडक्शन आता है, पहले सामान बनाते हैं, ठीक है, फिर पीपल आता है। याद रखना, पहले प्रोडक्शन फिर पीपल। ठीक है, तो पहला 1 क्या है? 1-1 मतलब 1 फॉर प्रोडक्शन 1 फॉर पीपल। फिर नेक्स्ट वाले में क्या है? 1-2 मतलब 1 फॉर प्रोडक्शन
2 फॉर पीपल। ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को टोटल 81 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, मतलब 81 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये जो हम लोग का 81 कॉम्बिनेशंस है, वहां में से हम लोग का टोटल जो है 5 बहुत फेमस टाइप्स है। ठीक है, उस 5 को हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, बाकी के जो जितने बच जाते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और हम लोग का ये जो थ्योरी है ये 5 कॉम्बिनेशंस पे ही बेस्ड है। ठीक है, 5 कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हो। तो देखो क्या है, जब हम लोग इसको ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने नीचे बोला था कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होता है, और ऊपर क्या होता है, कंसर्न फॉर पीपल। नीचे 1 मतलब तो छोटा होता है, 9 बड़ा होता है, इतना तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्लास 1 में फिर से भर्ती हो जाइए, फिर समझ के आना। ठीक है, अभी बात यह है कि पहला जो है, देखो 1 मतलब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी 1 है और कंसर्न फॉर पीपल भी 1 है, उसको क्या बोला जाता है, इम्पोवरिस्ट लीडर। फिर नेक्स्ट वाले को 9 उसको क्या बोलते हैं, टास्क ओरिएंटेड लीडर। फिर बीच में क्या होता है, मिडिल ऑफ द रोड। फिर नेक्स्ट वाला क्या है 19, उसको क्या बोलते हैं, कंट्री क्लब। फिर 99 वाला क्या है, टीम मैनेजमेंट। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं ये सब चीज़ को कैसे याद रखना है मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, पहले एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने आप लोग के लिए बहुत इजीली ये चीज़ बनाया है, बहुत कष्ट करके ये स्लाइड्स बनाया है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो देखो पहला है कि आप लोग का इम्पोवरिश लीडर। मैंने क्या बोला था, हम लोग का रेंज क्या होगा, आइदर वो 1 होगा या फिर 9 होगा, इसी से हम लोग कॉम्बिनेशन को बनाएंगे। पहला वाला क्या है, इम्पोवरिश लीडर है। ये क्या करता है, ये ना ही प्रोडक्शन पे इतना वैल्यू करता है, ना ही कंसर्न रहता है पीपल के बारे में। देखो लिखा क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन आएगा, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में भी 1 है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में, और कंसर्न फॉर पीपल भी 1 है। वो ना ही प्रोडक्शन के बारे में सीरियस है, वो लीडर प्रोडक्शन के बारे में भी नहीं सोचता है, और ना ही पीपल के बारे में सोचता है। देखो क्या लिखा है, दिस लीडर इज कंसर्न्ड विथ नाइदर प्रोडक्शन नॉर पीपल। ठीक है, उसके बाद देखो, these leaders are indifferent, showing little interest in either their team members' well-being or achieving organizational goals। ना ही वो एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के बारे में सोचते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं, उनके भलाई के बारे में, उनके सैलरी के बारे में, वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ना ही ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बारे में वो सोचते हैं। वो मतलब आप लोग के जैसे हैं, बिंदास। ठीक है, ना पढ़ाई का टेंशन, ना फैमिली का टेंशन, ठीक है, ना मार्क्स का टेंशन, ना अटेंडेंस का टेंशन, वो लोग बिंदास रहते हैं। ठीक है, ना पीपल के बारे में सोचते हैं, ना प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है सर, रियलिटी चेक दे दिया। ठीक है, एनीवेज, तो देखो इसके बाद क्या है, और एक लाइन क्या है, देखो मैंने लिखा है, दिस लीडरशिप स्टाइल, ये एक लीडरशिप स्टाइल है। ऑफकोर्स क्या है कि दिस लीडरशिप स्टाइल जनरली रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्शन एंड लो पीपल सेटिस्फेक्शन लेवल्स। ऑफकोर्स, ना ही तुम प्रोडक्शन के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा प्रोडक्शन क्या होगा, कम ही होगा। तुम सीरियस नहीं हो प्रोडक्शन को लेके, तुम्हारे दुकान में कितना सेल हो रहा है कितना नहीं, तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा। सिमिलरली एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोच रहे हो तो क्या होगा, लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। यही होगा कि क्या होगा, लो पीपल सेटिस्फेक्शन लेवल्स। करेक्ट। उसके बाद देखो लास्ट पैराग्राफ मैंने क्या दिया है, दिस मैनेजर्स टेक ए लेजी अप्रोच टू लीडरशिप एंड हेंस द मैनेजर इज मोस्टली इनएफेक्टिव as he has neither a high regard for getting job done nor for creating a satisfying work environment। ये एक लेजी अप्रोच पे चलता है। ठीक है, ये ना ही प्रोडक्शन के बारे में सोचता है, ना ही पीपल के बारे में सोचता है। और ये जो जितना भी हम लोग 5 टाइप पढ़ेंगे, ये टाइप्स ऑफ लीडर्स में भी आप लोग बोल सकते हो कि वो लोग इम्पोवरिश लीडर है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का याद रखना पहला चीज की, पहला जो होता है वो प्रोडक्शन होता है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और नेक्स्ट वाला क्या होगा, कंसर्न फॉर पीपल। यहाँ पे स्कोर क्या था, 1-1, मतलब 1,1 भी बोल सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इम्पोवरिस्ट। ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं, इम्पोवरिस्ट। ठीक है, तो याद करने का भी एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि ये इतना चीज को इम्पोर्टेंट नहीं देता है, ये चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या पीपल हो, इसलिए इसको इम्पोवरिस्ट, इंपॉर्टेंस से इम्पोवरिस्ट ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर का प्रोड्यूस और पेरिश लीडरशिप भी बोलते हैं इसको, और टास्क ओरिएंटेड लीडर भी बोलते हैं। अभी क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9 और 1, तो 9 क्या आएगा, प्रोडक्शन, और 1 क्या है आएगा आप लोग का कंसर्न फॉर पीपल। इसका मतलब क्या है
कि ये लोग प्रोडक्शन में ज़्यादा देते हैं, मतलब प्रोडक्शन में बहुत कंसर्न है, और पीपल के लिए स्कोर क्या है 1। तो ये कौन से टाइप ऑफ लीडर्स होते हैं? ये लोग ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप होते हैं, या फिर आप लोग का ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडर होते हैं। ये लोग सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। अगर कोई प्रोडक्शन में काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उनको पनिशमेंट भी देते हैं, मतलब यहाँ पे लोगों के बारे में नहीं सोचते। इसको याद करने के लिए आप लोग अपने स्कूल लाइफ के साइंस टीचर या फिर कोई भी स्ट्रिक्ट टीचर का बात याद रखो कि जो लोग पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस थे, ठीक है, उनको खेलना कूदना स्टूडेंट्स का कुछ भी पसंद नहीं था, उनको चाहिए कि सिर्फ हम लोग पढ़ाई करते रहे, ठीक है। जो पढ़ाई नहीं करेगा उनको पनिशमेंट भी देते थे। तो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग सिर्फ टास्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं। ये लोग सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, इनको एम्प्लॉयज के बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या लिखा है, लीडर्स इज कंसर्न्ड विथ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट द वर्क इज कंप्लीटेड। ही इज ऑल्सो कॉल्ड टास्क मैनेजमेंट लीडर, और उसको और एक चीज भी बोलते हैं, इसका और एक नाम क्या है आप लोग का? ऑथोरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट स्टाइल, ठीक है। इसका 2-3 नाम है, आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन ये बन सकता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस और पेरिश लीडरशिप भी बोलते हैं, फिर आप लोग का टास्क ओरिएंटेड लीडर भी बोलते हैं, फिर आप लोग का, या फिर बोल सकते हो टास्क मैनेजमेंट लीडर, सेम ही चीज है। फिर आप लोग का ऑथोरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइन क्या लिखा है, ये पढ़ने से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। दिस लीडर इज प्राइमरीली कंसर्न्ड अबाउट द टास्क और प्रोडक्शन, करेक्ट, ठीक है। Leaders in this category believe that employees are simply a means to an end and employees needs are secondary. Employee के needs को secondary बोला गया है, कुछ घंटा वो लोग important नहीं देते हैं। उसके बाद क्या है? In short, leader in this style of leadership does not have the concern for people. They only have concern for production. ये लोग का मेन एम क्या है? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडर होते हैं, देखो लिखा भी है यहाँ पे, दिस अप्रोच रिजल्ट्स इन हाई प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा, बट लो पीपल सेटिस्फेक्शन लेवल्स, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, लास्ट टाइम तो प्रोडक्शन भी नहीं था। यहाँ पे क्या है कि इस टाइप ऑफ लीडर जो होते हैं ये लोग प्रोडक्शन के लिए सीरियस है, लेकिन पीपल के सेटिस्फेक्शन को वो लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या है, दिस टाइप ऑफ लीडर इज वेरी ऑटोक्रेटिक, जो मैंने बोला आप लोग को, हैज स्ट्रिक्ट वर्क रूल्स एंड ऑलवेज इंसिस्ट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स एंड यूज पनिशमेंट एज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। ये लोग बिलीव करते हैं कि अगर हम लोग एम्प्लॉयज को पनिशमेंट देंगे तब जाके वो लोग काम करेंगे। ये लोग बस ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप पे बिलीव करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इम्पोवरिस्ट में क्या था कि दोनों को वैल्यू नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्रोडक्शन को वैल्यू करते हैं और एम्प्लॉयज को नहीं करते हैं, ठीक है। टास्क है तो टास्क से याद रख सकते हो कि टास्क को ज्यादा वैल्यू करेंगे तो पहला क्या आता है? प्रोडक्शन। टास्क मतलब तो प्रोडक्शन हो गया, तो 9-1, ठीक है, और पहला तो 1-1 था, इम्पोवरिस्ट, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे इजी याद रखना क्या होता है? मिडिल ऑफ द रोड, ठीक है। मिडिल ऑफ द रोड, जहाँ पे स्कोर क्या होगा? मिडिल है तो ऑफकोर्स क्या होगा? 5-5, ठीक है। यहाँ पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी 5 है और आप लोग का कंसर्न फॉर पीपल भी 5 है। ये ऐसे टाइप ऑफ लीडर होते हैं जो इक्वली काम करते हैं। ये इंडिया में सबसे यूज करने वाला लीडरशिप स्टाइल बोल सकते हो, जहाँ पे क्या किया जाता है कि हम लोग प्रोडक्शन को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं और साथ ही साथ हम लोग एम्प्लॉयज को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। देखो क्या लिखा है, ए मिडिल ऑफ द रोड और स्टेटस क्यू, इसको स्टेटस क्यू भी बोलते हैं। मैनेजर ट्राइज टू बैलेंस रिजल्ट्स एंड पीपल, ठीक है, समझ में आया। द लीडर डज नॉट पुश द बाउंड्रीज ऑफ अचीवमेंट which results in average performance for organization. Here neither employee nor production needs are fully met. यहाँ पे क्या बोला जाता है? यहाँ पे बोला जाता है कि हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो एक एवरेज प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ लीडर जो होते हैं ना वो लोग मिडिल में चलते हैं, ठीक है। मिडिल मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट देते हैं, ना ही प्रोडक्शन में उन लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एवरेज प्रोडक्शन होता है और सेटिस्फेक्शन भी क्या है, लोग क्या, एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय भी बोलता है ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन इतना भी बुरा नहीं है, एवरेज है, जिंदा रहने के लिए काफ़ी है, तो यहाँ पे रहते हैं, ना ही छोड़ के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस में भी इतना जोर नहीं देते, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है कि इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट इज लाइकली डिलीवर ओनली मीडियोकर परफॉर्मेंस। द लीडर इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज हाईली डिप्लोमेटिक इन नेचर। जो टाइप ऑफ लीडर होते हैं ये दोनों का बात सुनते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज के पास जाते हैं तो बोलते हैं अरे आपके बारे में तो हम लोग बहुत सोचते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए, चाय में चीनी कम हो रहा है, ठीक है बढ़ा देंगे,
आपको बोलेंगे अच्छा फैन से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है एसी लगवा देंगे। लेकिन जब ओनर्स के पास जाते हैं, लीडर है ना, हम लोग लीडरशिप का स्टाइल पढ़ रहे हैं, तो जब ओनर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि यार क्या है, ये एम्प्लॉयज़ को ऐसी चाहिए, मत दो, फैन से ही काम चला लेंगे। मतलब दोनों साइड में लेके चलते हैं, दोनों साइड का पल्ला लेके चलते हैं कि ना ही प्रोडक्शन को बढ़ाने देते हैं, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने क्या देंगे, वो लोग बोलते हैं कि मीडियोकर परफॉर्मेंस होने से भी चलेगा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ का जो सेटिस्फेक्शन है जैसा है उनको वैसा ही चलने दो, चलना है चलने दो। मतलब दोनों साइड को लेके चलते हैं, डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, ना उसका ना उसका। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो आप लोग का है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ठीक है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, इसको याद करना बहुत आसान है। इस कोऑर्डिनेट्स को देखो, मैंने एक निमोनिक सोचा है। कंट्री क्लब, एक 19 साल का लड़का है जो क्लब में जा सकेगा। ठीक है, क्लब से आप लोग याद रख सकते हो कि एक 19 साल का लड़का है जो क्लब में जा सकता है। अच्छा सर 19 साल आपने क्यों बोला? अरे समझ में आया सर, 19 का मतलब है 1 जो है पहले तो प्रोडक्शन आएगा, तो 1 हो गया प्रोडक्शन के लिए और 9 क्या हो गया हम लोग के पीपल के लिए। चलो बढ़िया, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो समझ लो यही लास्ट उपाय है आप लोग को याद कराने का कि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को वैल्यू करते हैं और प्रोडक्शन को भाड़ में जाओ। क्या होता है देखो, या तो इसमें क्या होता है, द लीडर इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज टू फ्रेंडली एंड हैव हाई कंसर्न फॉर पीपल। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बहुत फ्रेंडली रखा जाता है, एम्प्लॉयज़ की सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाता है, और हम लोग प्रोडक्शन को एकदम वैल्यू नहीं करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे मान के चलो कि एक एम्प्लॉय आया, उसने बोला कि सर मैं कल नहीं आ पाऊंगा, मुझे एक प्रॉब्लम है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ, तुम्हारा तनख्वाह भी नहीं कटेगा, कुछ भी करना है करो। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को फुल छूट दिया जाता है। हम लोग सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ये होता है कि नहीं हम लोग को पता नहीं, कहाँ पे ये होता होगा कि जहाँ पे प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देके आज की ये 21st सेंचुरी में हम लोग एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, द लीडर्स एक्सेसिव फ्रेंडलीनेस एंड डीप कंसर्न फॉर पीपल रिजल्ट इन ए वर्क एटमोसफियर दैट इज इनक्रेडिबली फन एंड एंजॉयबल। हाँ, ये तो अच्छा बात है। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली है, दोस्त की तरह है, तो तुमको काम करने में बहुत अच्छा लगेगा, राइट? कि स्कूल लाइफ में भी या फिर कॉलेज लाइफ में भी अगर आप लोग को कोई एक फ्रेंडली टीचर मिल जाता है, ठीक है, तो आप लोग कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना ये मिला है तुम लोग को, यही बात है, राइट? उसके बाद देखो, बट यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ है कि फ्रेंडली है, ठीक है, लेकिन बट प्रोडक्टिविटी सफर्स ड्यू टू लैक ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंडली है, अभी एक टीचर आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, क्लास में आता है आपके साथ पूरा 1 घंटा मस्ती करता है, आपको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन पढ़ाई का क्या हुआ? पढ़ाई में तो लड्डू ही मिलेगा ना, जीरो मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को मैं मस्ती करा दे रहा हूँ। ठीक है, एक टीचर है, मैंने अपना एग्जाम्पल लिया कि मैं आपके क्लास में आता हूँ, आपके साथ पूरा दिन पूरा टाइम मस्ती करता हूँ, जब भी आता हूँ कि मस्ती होता है, हमेशा उल्टा पुल्टा बात करता हूँ, आपको जोक्स बोलता हूँ, शायरी सुनाता हूँ, गाना गाता हूँ, आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या उसमें से आप लोग का प्रोडक्शन में या फिर टास्क में कुछ इंप्रूवमेंट होगा? क्योंकि आपको एंड टाइम में तो रिजल्ट ही चाहिए ना, मार्क्स ही चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सफ़र करता है? प्रोडक्टिविटी सफ़र्स करता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द लीडर बिलीव्स दैट सच ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज विल फोस्टर सेल्फ मोटिवेशन एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू वर्क डिलीजेंटली ऑन देयर ओन। यहाँ पे ये टाइप ऑफ लीडर बोलते हैं कि हम लोग ने इतना काम करके दिया, हम लोग ने इतना फ्रेंडली बात किया, उनके साथ उठना बैठना किया, उनके सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया, अभी वो लोग सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम कर लेंगे। जैसे अगर मैं सपोज इन फ्यूचर कभी भी आप लोग के कॉलेज में आके मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, आके पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मैंने बोल दिया कि ठीक है मैंने बहुत मस्ती किया, अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग के अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ गया है, आप लोग खुद से पढ़ लो। क्या ये पॉसिबल है? तो इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी मिला है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये टाइप ऑफ लीडर में हम लोग को क्या समझ में आया कि एक 19 साल का लड़का है जो क्लब में जाता है, ठीक है, मतलब उसमें क्या है कि वो लोग कंसर्न फॉर प्रोडक्शन 1 है और कंसर्न फॉर पीपल 9 है, मतलब वो लोग सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं या फिर पीपल के बारे में सोचते हैं, और प्रोडक्शन गया भाड़ में। ठीक है, याद रहेगा, मैं ऐसा टर्म्स यूज़ करता हूँ, ठीक है, एज ए लर्नर ही बोल रहा हूँ कि ये सब टर्म से क्या होता है, आपको ज़्यादा समय तक ये चीज़ याद रहेगा। ठीक है, हम लोग का 4 क्लियर हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अभी क्या है आप लोग का सबसे लास्ट वाला जो कि है आप लोग का टीम मैनेजमेंट। टीम है तो टीम में सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, ऐसा याद रख सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि 9 मतलब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी 9 है और आप लोग का कंसर्न फॉर पीपल भी 9 है। यहाँ पे क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो या फिर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन भी टॉप लेवल का कर रहे हैं, हाई है ना। हमारा रेंज क्या था 1 to 9, प्रोडक्शन में भी 9 है और हम लोग का पीपल में भी 9 है। क्या लिखा है देखो, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप एज लीडर इन दिस स्टाइल gives highest amount of concern to production as well as highest amount of concern to people। यहाँ पे हम लोग का पीपल के लिए भी स्कोर 9 है और हम लोग का प्रोडक्शन के लिए भी 9 है। उसके बाद देखो क्या है, टीम मैनेजमेंट स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। ये तो समझ में आया। एम्बोडिंग ए लीडर डीपली पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड डेडिकेटेड टू मैक्सिमाइजिंग आउटकम्स फॉर देयर टीम मेंबर्स। यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो लोग का सेटिस्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि कंपनी जो होता है, या कंपनी छोड़ो आप लोग का जो लीडर, क्योंकि हम लोग लीडर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंपनी वाला एग्जांपल को भूल जाओ, कि ऐसा टाइप ऑफ लीडर क्या होता है कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी पूरा सोच रहे हैं और साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी सोच रहे हैं। ऑटोक्रेटिक वाला जैसा नहीं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक वाला क्या करता था, सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में सोचता था। एम्प्लॉयज मर जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो टीम मैनेजमेंट वाला जो लीडर है वो क्या करता है, सबको साथ में लेके चलता है, एम्प्लॉयज को भी साथ में लेके चलता है, फिर साथ ही साथ हम लोग के प्रोडक्शन को भी साथ में लेके चलता है। देखो लास्ट वाला लाइन क्या है कि लीडर्स इन दिस स्टाइल फोस्टर ए कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट वेयर बोथ प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन आर हाई। यहाँ पे प्रोडक्शन भी हाई रहता है और हम लोग का सेटिस्फेक्शन भी हाई रहता है। आई होप आप लोग को ये जो पूरा थ्योरी है, 5 जो मैंने पॉइंट बोला, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पहला क्या था, इम्पोवरिश लीडर, में एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। इम्पोवरिश लीडर में क्या होता है, दोनों कंसर्न हम लोग का कम कम रहता है, ठीक है। फिर प्रोड्यूस और पेरिस लीडरशिप, जो टास्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं, वो लोग सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। फिर आप लोग का मिडिल ऑफ द रोड में दोनों को ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग का परफॉर्मेंस क्या होता है, मीडियोकर होता है, ठीक है। फिर कंट्री क्लब में क्या होता है कि हम लोग पीपल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचते। और उसके बाद टीम मैनेजमेंट में क्या होता है, टीम मैनेजमेंट में सबसे बेस्ट इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है जहाँ पे हम लोग दोनों ही चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंट तो देते हैं, लेकिन हाईएस्ट लेवल पे हम लोग उसको इम्पोर्टेंट देते हैं, इसीलिए इसको बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी बोला गया है। तो ये जो थ्योरी है इसका कुछ एडवांटेजेस है जो अभी हम लोग समझने वाले हैं। क्या है देखो, एक एक करके फटाक से समझते हैं, ऑलरेडी टाइम बहुत जा चुका है। देखो क्या है, द मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी प्रोवाइड्स क्लियर लीडरशिप स्टाइल्स एडिंग इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मैनेजरियल अप्रोचेस। ऑफकोर्स ये जो थ्योरी है इससे होता है कि हम लोग को बहुत सारे मैनेजरियल अप्रोचेस के बारे में समझ में आता है कि हम लोग को कौन से सिचुएशन में कौन से स्टाइल ऑफ लीडरशिप को यूज करना है। चलो ये बढ़िया है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग मैनेजर्स टू अडॉप्ट देयर लीडरशिप स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिमांड्स। ये जो मैंने बोला कि अलग अलग सिचुएशन में हम लोग को अगर पता चल गया कि कौन से सिचुएशन में कौन से स्टाइल ऑफ लीडरशिप करना है, तो ये हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। क्या है कि बाय रिकॉग्नाइजिंग वेरियस लीडरशिप बिहेवियर्स इट फैसिलिटेट्स मैनेजर्स डेवलपमेंट बाय आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑफकोर्स हम लोग के इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा, जहाँ पे हम लोग को पता चला कि यहाँ पे अच्छे से काम नहीं हो रहा है, मतलब एक लीडर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो चीज़ का हम लोग को पता चलेगा, तो हम लोग फ्यूचर में जाके उस लीडरशिप को या फिर उस लीडरशिप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, द फ्रेमवर्क असिस्ट इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स प्रोमोटिंग हार्मोनी। हार्मोनी मतलब पीस। कि बोला गया है कि सपोज मान के चलो कि हम लोग ने ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पे हम लोग सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ध्यान देते हैं, हम लोग पनिशमेंट देते हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि हम लोग एम्प्लॉय से हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। तो हम लोग को एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हम लोग के लीडरशिप स्टाइल में ही कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो उस हिसाब से हम लोग अपने लीडरशिप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पीस बना रहे और एम्प्लॉयज जो है वो लोग भी क्या होता है कि वो लोग भी सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो कि इट गाइड्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस बाय हेल्पिंग लीडर्स चूज द मोस्ट सुटेबल लीडरशिप स्टाइल फॉर इस सिचुएशन। ये सेम ही है हम लोग का बाकी वाला पॉइंट के साथ। तो आई होप आप लोग को एडवांटेजेस भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो आप लोग का लास्ट चीज़, कभी भी हम लोग अगर थ्योरी लिखते हैं और अगर वो 10 मार्क का आता है, और ये क्वेश्चन 10 मार्क का आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है, तो अगर ये आता है तो आप लोग को 2 पॉइंट क्रिटिसिज्म का भी लिखना है और कंक्लूजन लिखना है।
इसका थ्योरी, ठीक है, इसका थ्योरी आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा में मिल जाएगा। ये जितना भी स्लाइड है ये इसका PDF बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने भर भर के नोट्स दिया है, ठीक है। इस यूनिट का भी, ये लीडरशिप का भी पूरा थ्योरी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे दे दिया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये क्रिटिसिज्म क्या है। पहला चीज़ है कि लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। ये जो थ्योरी है यहाँ पे एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। देखो क्या है कि सम क्रिटिक्स, ठीक है, कुछ भी गलती करोगे तो ऑफकोर्स कोई ना कोई तो पॉइंट आउट कर ही लेगा। देखो क्या है कि सम क्रिटिक्स पॉइंट आउट द लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसेस सपोर्टिंग द इफेक्टिवनेस एंड वैलिडिटी ऑफ द मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, क्वेश्चनिंग इज साइंटिफिक बेसिस एंड रिलायबिलिटी। कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि इसका कोई साइंटिफिक, क्या बोल सकते हो, या फिर साइंटिफिक रिलायबिलिटी नहीं है, इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता कि हर एक सिचुएशन में ऐसा ही होगा, ठीक है। ये जो 5 लीडरशिप का जो हम लोग ने ग्रिड बोल सकते हो या फिर 5 कोऑर्डिनेट्स जो हम लोग ने स्टडी किया अभी, तो इसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस ही नहीं है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, राइट। रिलायबिलिटी का मतलब होता है जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो थ्योरी है इसको प्रूफ किया नहीं जा सकता, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो क्या है, नेग्लेक्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो मैनेजरियल ग्रिड का जो थ्योरी है ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। देखो क्या है, ये टेंड्स टू ओवरलुक द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज मार्केट कंडीशंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑन लीडरशिप इफेक्टिवनेस, लीडिंग टू ए नैरो पर्सपेक्टिव। ये जो मार्केट का ट्रेंड्स है या फिर इंडस्ट्री का जो ट्रेंड्स आता रहता है, ठीक है, मार्केट तो एक जैसा नहीं रहता है, राइट। आप लोग जैसे देखो कि आप लोग कभी बच्चे थे, राइट, बच्चे थे, उसके बाद जाके आप लोग ये थ्योरी देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, ये सब थ्योरी पढ़ रहे हो, तो सिमिलरली मार्केट जो होता है, आज जैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, कल कैसे करेगा हम लोग को नहीं पता। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये क्या हर मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से सेम रहता है या नहीं रहता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके कारण क्या बोला गया है कि हम लोग का जो ये मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी है ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को नेग्लेक्ट करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं कि आपको कोई एक बॉस के अंदर काम करना है और एक बॉस वैसा है जो आपको हमेशा काम देता रहता है, डेडलाइन के ऊपर डेडलाइन देता है, और दूसरा बॉस बहुत फ्रेंडली है, हमेशा आपके सुख और दुख में साथ रहता है, आपके प्रॉब्लम्स को समझता है, तो आप किस बॉस के अंडर काम करना चाहते हो? हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग एक थ्योरी को समझने वाले हैं, एक लीडरशिप थ्योरी को समझने वाले हैं, जिसका नाम है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप थ्योरी, ठीक है। ये जो थ्योरी है ना, ये आप लोग के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में किया गया था, ठीक है, इसीलिए इसको ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी थ्योरी भी बोला जाता है या फिर स्टडीज़ भी बोला जाता है। तो ये जो थ्योरी था ये आपका 1940s के अराउंड में किया गया था, एक रिसर्च किया गया था, जहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप को देखा, बिहेवियर्स को कंसिडर किया कि एक लीडर के बिहेवियर से क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एम्प्लॉय काम कर रहा है क्या उसमें चेंजेस आता है, देखो पहले हम लोग ने क्या देखा था कि बिहेवियरल थ्योरी के पहले एक थ्योरी हुआ करता था जिसका नाम है ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। वो ट्रेट थ्योरी क्या बोलता था, मैंने इस चैनल पे अब तक डिस्कस नहीं किया है बट आगे करवा दूंगा। वो थ्योरी बोलता था कि एक इंसान, एक लीडर वही है जिसके जन्म के साथ साथ उसके पास कुछ कुछ ट्रेट्स है या फिर बोल सकते हो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लीडर बनने के लिए ज़रूरी है। थे एज पर द ट्रेट थ्योरी लीडर्स आर बॉर्न एंड दे आर नॉट मेड। लेकिन ये जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च किया गया, ये जो स्टडी किया गया, यहाँ पे इसके अगेंस्ट में इस थ्योरी को दिया गया है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि द रीज़न फॉर दिस रिसर्च वाज द लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। अभी ये जो थ्योरी है ये किस लिए दिया गया था, बिकॉज एक लीडर जो होता है उसके बिहेवियर से भी बहुत सारे चेंजेस एम्प्लॉयज़ में देखे गए हैं, यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे हम लोग हमेशा एक वीडियो स्टार्ट करने के पहले या फिर जो थ्योरी रिलेटेड वीडियोस होते हैं मैं बोलता हूँ कि आप लोग को इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ लिखना है। पहला आप लोग को क्या लिखना है, देखो, इन द 1940s ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी इनिशिएटेड रिसर्च इनटू द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप, ठीक है। पहला आप लोग को बुलेट पॉइंट में ऐसे दिख सकते हो। इसके बाद देखो जो मैंने पहले बोला था, द रीज़न फॉर दिस रिसर्च वॉज द लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, दे एम्ड टू आइडेंटिफाई
इंडिपेंडेंट डायमेंशंस ऑफ लीडर्स बिहेवियर्स, लीडर्स के बिहेवियर्स को एनालाइज करने के लिए ये थ्योरी को लाया गया है। और वो क्या बोलते थे कि एक इंसान का जो क्वालिटी है, ठीक है, जो कोई ट्रेट है, उसके हिसाब से एक लीडर वो नहीं बनता है, वो जो बिहेवियर करता है उसके हिसाब से ही वो लीडर बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को हम लोग वो बिहेवियर सिखा दे तो वो अच्छा एक लीडर बन जाएगा, राइट। लेकिन ट्रेट थ्योरी में उसका उल्टा था। ट्रेट थ्योरी बोलता था कि जो होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, वो जन्म के साथ साथ उसके पास कुछ कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, राइट। लेकिन ये थ्योरी इसके अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो क्या है, देखो पहला चीज़ कि इनिशियली दे आइडेंटिफाइड नियरली 1000 डायमेंशंस। जब उन्होंने ये स्टडी को स्टार्ट किया 1940s to 1950s के आसपास, तब देखा कि बहुत सारे डायमेंशंस है, बहुत सारे अलग अलग बिहेवियर्स हैं लीडर्स के होते हैं। हज़ारों डायमेंशंस से 2 मेन कैटेगरीज को निकाला गया जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चीज़ देखो कि हमारे जो अर्ली 1940s में या फिर 1950s में हम लोग एक एग्जांपल लेते तो आप लोग को क्लियर होगा कि 1940s के आसपास एडोल्फ हिटलर भी थे, राइट। वो कितने स्ट्रिक्ट थे, उनको जो काम करवाना था लोगों से वो बाय फोर्स करवा लेते थे, वो भी लीडर थे, राइट। एडोल्फ हिटलर हम सबको पता है। लेकिन वहाँ पे उनके जैसे और भी लोग थे, देखो जैसे महात्मा गांधी, राइट। तो महात्मा गांधी का लीडरशिप का क्वालिटीज़ अलग था, वो लोगों को बिना डराए धमकाए भी काम करवाते थे, राइट। ये जो अलग अलग लीडर्स थे उनके टाइम में 1940s 1950s के टाइम में, उस टाइम में जैसे लीडर्स थे उनके जो बिहेवियर्स थे अलग अलग थे, राइट। एडोल्फ हिटलर का अलग था, महात्मा गांधी का अलग था। तो उस सब को ग्रुपिंग करके 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जो आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये एक बिहेवियरल थ्योरी है, ये हम लोग के बिहेवियरल थ्योरी के अंडर ही आता है ये थ्योरी। और आगे बिहेवियरल थ्योरी के और बहुत सारे टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक थ्योरी ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस भी कर दिया है, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। वो थ्योरी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अभी देखो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं हम लोग के फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी होता है आप लोग का इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट कैटेगरी होता है आप लोग का इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। अभी इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो कैसे टाइप ऑफ लीडर होते हैं मैं बताता हूँ। वो ज़्यादा वर्क के ऊपर डिपेंड करते थे। एक इंसान को हम लोग कुछ काम देंगे, वो कितने टाइम में करेगा, कैसे करेगा, वो एक लीडर का रोल होता है। ये जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वाले जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना काम भी करते हैं, अपना रोल को भी डिसाइड करते हैं कि चलो अच्छा अगर हम लोग को ये काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एज ए लीडर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो डिसाइड करते हैं। और साथ ही साथ उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, तो वो लोग के लिए भी जो रोल्स होगा, किसको क्या करना है, वही इंसान डिसाइड करके देता है। देखो नोट में क्या लिखा है, देखो 1 की फाइंडिंग वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो समझ में आया। which refers to the extent to which a leader defines and organizes their roles and the roles of followers, establishes clear patterns of organization, communication and ways of getting tasks done. इसका मतलब क्या है, ये जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वाले जो लीडर्स होते हैं वो अपना रोल तो डिसाइड करते हैं, साथ ही साथ उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कौन सा काम कौन करेगा वो चीज़ भी वही डिसाइड करके देते थे। और वो ये चीज़ भी बताता है कि हम लोग को कौन सा काम कैसे करना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया। इनिशिएटिंग जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप लोग और एक लाइन लिख सकते हो, देखो क्या है, इफ़ ए लीडर हैज़ ए हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ही और शी वुड बी असाइनिंग ग्रुप मेंबर्स टू पर्टिकुलर टास्क and ask them to complete these tasks with standard process within deadlines. ये जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वाले लीडर्स होते हैं वो एक इंसान को काम देते हैं, अपने फॉलोअर्स को बोलेंगे ये काम कर दो, और उनके साथ साथ उनको ये भी बता के देंगे कि आपको कैसे काम करना है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ। और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि आपको एक स्टैंडर्ड वे में काम करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको एक डेडलाइन के अंदर काम करना पड़ेगा। आप सिंपली एक चीज़ को याद रख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वाले जो लीडर होते हैं वो अपने रोल्स को भी डिसाइड करते हैं और साथ ही साथ फॉलोअर्स होते हैं उनके रोल्स को भी वो डिसाइड करके देते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो इसका ऑपोजिट होता है कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन को आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बारे में कंसिडर किया जाता था। क्या है देखो इसके अंदर हम लोग पहले पढ़ते हैं, इसके बाद आप लोग को मैं आगे समझाऊंगा। कंसिडरेशन में क्या होता है कि अनदर सिग्निफिकेंट
फाइंडिंग वॉज कंसिडरेशन, ये चलो ये तो ठीक है, विच इंडिकेट्स द डिग्री टू विच लीडर्स शो कंसर्न एंड रेस्पेक्ट फॉर देयर फॉलोअर्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स, क्रिएटिंग ए सपोर्टिव एंड फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट। ये जो कंसिडरेशन वाले लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फ्रेंडली रहते हैं, उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली वे में काम करते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, ये एक सपोर्टिव लीडर का काम करते हैं। और पहला जो था वो कैसे रहते थे, वो लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो रूल्स होते हैं, राइट, उनको जो टास्क देना है वो देते हैं, कैसे करना है वो भी बता के देते हैं और एक डेडलाइन देते हैं। लेकिन कंसिडरेशन में क्या होता है, ये सब चीज़ नहीं रहता है, वहाँ पे वो लोग सपोर्टिव और थोड़े से फ्रेंडली रहते हैं। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अभी देखो ये जो थियोरी है ना, इसको हम लोग को थोड़ा सा इन डेप्थ थोड़ा सा जाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने नोट्स पे जाएंगे, ठीक है। आप लोग कंसिडरेशन में और एक लाइन भी लिख सकते हो। देखो क्या है कि ए लीडर हाई ऑन कंसिडरेशन कुड बी डिस्क्राइब्ड एज वन हु हेल्प्स एम्प्लॉइज विद पर्सनल प्रॉब्लम्स, फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल। मतलब वही बात है कि ये जो कंसिडरेशन वाले लीडर्स होते हैं वो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, राइट। साथ ही साथ क्या होते हैं, वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स, मतलब के जो फॉलोअर्स हैं उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। आज के ज़माने में ऐसे कंसिडरेशन वाले लीडर्स तो मिलते हैं भी या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वाले ही मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से हम लोग को क्या समझ में आया, ये जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो स्टडी हुआ था वहाँ पे हम लोग ने देखा कि ये जो ट्रेड्स होते हैं वो सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक इंसान को अगर लीडर बनना है तो उसको कुछ कुछ बिहेवियर्स को सीखना पड़ेगा। लेकिन बात क्या है, हमारे जो ये स्टडी के बाद जो कंक्लूजन आया वहाँ से हमको पता चला कि दो ही टाइप के बिहेवियर है, दो ही टाइप के मेन कैटेगरीज है। पहला है कि वो लोग क्या होता है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, काम को देखना वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको बोला बार बार बोल ही दिया है। और कंसिडरेशन वाले मतलब फ्रेंडली बनना है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग को थोड़ा सा इनडेप्थ जाना पड़ेगा। इनडेप्थ जाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका जो नोट्स है PPM यूनिट 4 का लीडरशिप का नोट्स जो है आपको इजीली फ्री में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे भी जाके इसको कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली चलते इसके डायग्राम को, ठीक है। ये डायग्राम देख के बहुत लोगों को डर लग गया होगा कि सर ये क्या है, ये क्या बॉक्स है, क्या हाई लो हाई लो। अभी इसको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप लोग का 4 टोटल बॉक्स है। ये एक मैट्रिक्स सिस्टम में हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या होता है कि देखो नीचे जो है हम लोग का इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है और ऊपर जो है, ऊपर की तरफ जो ये एरो है यहाँ पे क्या है आप लोग का कंसिडरेशन। अगर हम लोग को एक बिहेवियर सीखना है, अगर हम लोग को एम्प्लॉयज़ या फिर फॉलोअर्स कुछ भी ले सकते हो, कि हम लोग को अगर एक बिहेवियर के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट या जो भी करना है, अपना काम करवाना है, तो हम लोग 2 ही बिहेवियर कर सकते हैं, राइट। अभी जो 2 बिहेवियर करेंगे उसका 2 डायमेंशंस है इंडिविजुअली। देखो पहला क्या है, पहला है आप लोग का हाई कंसिडरेशन। हाई कंसिडरेशन मतलब क्या, हम लोग एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत फ्रेंडली रहेंगे और साथ ही साथ अगर हाई रहेंगे, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो क्या होगा उसके लिए, तो लो स्ट्रक्चर होगा, मतलब लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर होगा, राइट। और एक क्या हो सकता है कि हाई कंसिडरेशन और हाई स्ट्रक्चर, हम लोग फ्रेंडली भी है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि हम लोग हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी है, हम लोग अपना वर्क्स जो बोल रहे हैं उसके साथ भी हम लोग सेम है, और साथ ही साथ क्या है कि हम लोग कंसिडरेशन में भी हाई है। और क्या हो सकता है हम लोग का थर्ड वाला कि लो स्ट्रक्चर और लो कंसिडरेशन, मतलब हम लोग जो काम करने को जो बोलते हैं, उनको जो टास्क दे रहे हैं, ठीक है, डेडलाइन जो दे रहे हैं, उसमें भी हम लोग लो है, और साथ ही साथ हम लोग का फ्रेंडलीनेस जो है वो भी लो है, मतलब लो स्ट्रक्चर और लो कंसिडरेशन। और लास्ट वाला क्या है आप लोग का हाई स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन, ठीक है। आपको ये चीज़ आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी देखो ये जो थ्योरी हम लोग ने पढ़ा, इसका क्या कंक्लूजन निकला, ये अभी हम लोग को समझना है। देखो क्या है कि दस द लीडर कैन बी हाई ऑन बोथ द डायमेंशंस और लो ऑन बोथ द डायमेंशंस और हाई ऑन वन एंड लो ऑन वन। ये चीज़ तो हम लोग को समझ में आया कि आइदर हो सकता है कि दोनों में हाई हाई, या फिर दोनों में लो लो, या फिर एक में हाई एक में लो, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा जो भी है। पहला फाइंडिंग्स क्या है, देखो कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंसिडरेशन एंड रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉइज एंड लो ग्रीवेंसेस। इसका मतलब है कि जब हम लोग सपोर्टिव रहते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कंसिडरेशन होता है तो एम्प्लॉइज ज़्यादा आना पसंद करेंगे, राइट। जब कंसिडरेशन ज़्यादा होगा मतलब क्या था, मैंने क्या बोला था कि सपोर्टिव रहते हैं लीडर्स। अगर सपोर्टिव है तो हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में आना ज़्यादा पसंद करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, लो ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब क्या, कंप्लेन करना ज़्यादा बंद कर देंगे वो लोग।
सपोर्टिव हो तो प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा ग्रीवेंसेस नहीं लाएंगे, राइट। बट इससे क्या होता है, बट कंसिडरेशन इज नेगेटिवली रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। इसके कारण जब हम लोग सपोर्टिव हो रहे हैं, हमारे परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है, नेगेटिव रिजल्ट शो हो रहा है, राइट। क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग अपने टास्क को डेडलाइन के पहले ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, राइट। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग को लाइक करके जाना है, ठीक है। मैं लाइक के बेसिस पे समझ में आएगा मुझे कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो उसका उल्टा क्या होगा, देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ऑफकोर्स अगर हम लोग का क्या होगा कि हम लोग ने क्या किया, हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर रखा, कि हम लोग ने सबके टास्क को डिवाइड कर दिया, किसको क्या काम करना है, सब चीज़ हम लोग ने बता के दिया, एक डेडलाइन दे दिया, तो इससे क्या होगा, अगर वो लोग उस चीज़ को रीच करेंगे तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, करेक्ट, मतलब हम लोग का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये चीज़ तो समझ में आया। बट इससे क्या होगा, बट इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एब्सेंटिज्म एंड ग्रीवेंसेस। जब हम लोग हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर रखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एब्सेंट करेंगे, एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने रूल्स के अंडर कौन काम करना चाहेगा, डेडलाइन के अंदर वो लोग एब्सेंट रहेंगे, और साथ ही साथ एब्सेंट तो होंगे, साथ ही साथ अपना प्रॉब्लम्स भी लेते आएंगे, हर दिन एक नया एक्सक्यूज़ लेके आएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, ये दो चीज़ हम लोग के फाइंडिंग्स में निकला है, हम लोग के ये जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के ये जो स्टडी किया गया था लीडरशिप के बिहेवियर्स के ऊपर। उसके बाद देखो लास्ट क्या है आप लोग का, व्हेन बोथ दीज डायमेंशंस आर हाई, दोनों डायमेंशन मतलब इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी हाई, कंसिडरेशन भी हाई, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन टेंड टू बी हाई। चलो ये तो समझ में आया। बट इन सम केसेस हाई प्रोडक्टिविटी वाज अकम्पनीड बाय एब्सेंटिज्म एंड ग्रीवेंसेस। कभी कभार क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत हाई है लेकिन हमारे ग्रीवेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग क्या हो रहा है कि बाउंड होके काम कर रहे हैं, राइट। हमको दो चीज़ पता चला ना, कि जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पे हम लोग को काम थोपा जाता है, हम लोग को टास्क दिया जाता है, डेडलाइन दिया जाता है, तो उनके अंडर ये से हम लोग के इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वाले जो लीडर होते हैं उनके साथ लोग ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग इतना सपोर्टिव नहीं रहते, राइट। यही चीज़ हम लोग के स्टडी के ये जो स्टडी हुआ था इसका हम लोग को एक फाइंडिंग्स मिला है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है लेकिन आई गेस हम लोग को इन डेप्थ एक एनालिसिस मिल गया है कि ये जो थ्योरी अगर आता है तो हम लोग को क्या लिखना है। लास्ट में 2 लाइन में ख़त्म करते हैं। क्रिटिसिज्म, अगर कोई अच्छा चीज़ करोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो बुराई करने कोई आ जाएगा, तो क्रिटिसाइज करने आ गए थे। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है, ओवरऑल ओहियो स्टडीज वाज क्रिटिसाइज एज इट वाज बेस्ड ऑन ओनली 2 फैक्टर्स। पहला चीज़ है कि ये बस 2 ही बिहेवियर को कंसीडर करता है, राइट। 1000 डायमेंशन से सिर्फ हम लोग ने 2 को निकाला, तो इसीलिए ये इसका एक नंबर 1 क्रिटिसिज्म है। और सेकेंड क्रिटिसिज्म ये है कि द लीडरशिप इज़ ए वास्ट कंस्ट्रक्ट एंड स्क्वीजिंग 1000 डायमेंशंस टू 2 डज नॉट सीम्स टू बी प्रैक्टिकली रिलेवेंट। वही चीज़ है, आप लोग का एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करके लिख दिया है, तो आप लोग क्रिटिसिज्म को अगर ये 2 पॉइंट भी दोगे तो मोर देन एनफ है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, आपको 2 कंपनी से जॉब ऑफर आया। एक कंपनी का जो बॉस है वो आपके स्कूल लाइफ के मैथ्स टीचर की तरह है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, और दूसरी जगह पे जो बॉस है, दूसरी कंपनी में जो बॉस है वो आपका स्कूल लाइफ का बेस्ट फ्रेंड है। तो आप कौन से कंपनी में जाना पसंद करेंगे? हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही 2 कैटेगरीज के लीडरशिप स्टाइल को समझने वाले हैं। तो ये जो थ्योरी है जो आज हम लोग समझने वाले हैं, ये थ्योरी को आप लोग स्टडीज भी बोल सकते हो, ये मिशिगन स्टडीज ऑन लीडरशिप बोल सकते हो। इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी आप लोग का ओहियो स्टेट स्टडीज ऑन लीडरशिप बोला है। ओहियो स्टेट एक यूनिवर्सिटी था जहाँ पे बहुत सारे स्टडीज हुए हमारे लीडरशिप के लिए, और वहाँ से हम लोग ने 2 बिहेवियर को निकाला। एक लीडर के 2 टाइप के बिहेवियर होते हैं। सिमिलरली मिशिगन स्टडीज में भी यही अलग अलग नाम से पाया गया 2 टाइप्स ऑफ लीडर्स हम लोग को मिले हैं, ठीक है। ये दोनों ही जो स्टडीज थे ये यूनिवर्सिटी पे हुए थे, और प्लस ये जो है ये आप लोग के बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप को कंसिडर करते थे। अगर आप लोग ने ओहियो स्टेट वाला वीडियो जो है अगर नहीं देखा है
तो आप लोग पहले उसको देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग को वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ही ये वीडियो देखना, वरना आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, जैसे ओहियो स्टेट स्टडीज़ में भी 2 डायमेंशंस निकले थे बिहेवियर्स के, सिमिलरली इस वीडियो में भी ये जो स्टडी है जो अभी हम लोग समझने वाले हैं, मिशिगन स्टडीज़, यहाँ पे भी 2 बिहेवियर्स को निकाला गया है। देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हम लोग को एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के पहले मैं आप लोग को और एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ओहियो स्टेट स्टडीज़ में हम लोग का 2 बिहेवियर्स आया था। पहला था आप लोग का क्या था, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट है आप लोग का क्या था, कंसिडरेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 टाइप ऑफ बिहेवियर्स निकला है। आप लोग का पहला है एम्प्लॉय सेंट्रिक और आपका दूसरा वाला है प्रोडक्शन सेंट्रिक। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली हम लोग इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। ये जो थ्योरी है इसका नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे आपको इजीली फ्रीली मिल जाएगा, तो आप लोग इसका भी लिंक, टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आप लोग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली चलते हैं। देखो पहला पैराग्राफ में ये इंट्रोडक्शन वाला है, आप लोग को क्या लिखना है, देखो, दिस एम्पेरिकल स्टडीज वेर कंडक्टेड स्लाइटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। किसने किया था, बाय इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। द पर्पस ऑफ दिस स्टडीज वाज टू आइडेंटिफाई स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, देखो क्या बोला, बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ ए ग्रुप। दिस स्टडीज डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। पहला क्या आप लोग का, वही प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप, फिर दूसरा आएगा आप लोग का, इसके बाद जो है उसमें आएगा आप लोग का एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप। ठीक है, ये जो स्टडी हुआ था ना, यहाँ पे हम लोग लीडर्स के बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ने बोला था ये ओहियो स्टेट में, जैसे आप लोग का एडोल्फ हिटलर, महात्मा गांधी, दोनों लीडर्स थे, लेकिन उनका जो स्टाइल था, उनका जो लीडरशिप स्टाइल था, दोनों अलग था। राइट, एडोल्फ हिटलर बहुत स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, महात्मा गांधी अहिंसा पे बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं, मैंने तो जस्ट एक रफ एग्जाम्पल दिया है, अभी हम लोग इसके इन डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, देखो प्रोडक्शन सेंटर्ड में क्या होगा, नाम ही क्या है प्रोडक्शन, तो वो लोग सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे कि हम लोग अपने कंपनी में या फिर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम लोग प्रोडक्शन के टारगेट को रीच कर पाए, टास्क को अच्छे से कर पाए, जो काम दिया गया है उसको अच्छे से कर पाए, वही हम लोग के प्रोडक्शन सेंटर्ड वाले लीडरशिप होते हैं या फिर प्रोडक्शन सेंटर के लीडर्स होते हैं। देखो क्या लिखा है, दिस लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज द टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, जो मैंने बोला कि टास्क को लेके ही वो लोग का अपना माथामारी रहता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेस्ड ऑन सर्टेन पॉइंट्स, वो लोग कुछ चीज़ों पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस देते हैं। क्या है पहला, रिजिड वर्क स्टैंडर्ड्स, प्रोसीडियर्स एंड रूल्स। रिजिड मतलब फिक्स स्टैंडर्ड्स, जो वर्क का जो स्टैंडर्ड रहेगा उस पर बिलीव करते हैं। प्रोसीडियर्स, रूल्स मतलब ये लोग बस एक मोनोटोनस लाइफ जीना चाहते हैं कि डेली जो रूल है वो करना पड़ेगा, जिसको काम दिया है वो करना पड़ेगा, जो रूल्स है उसको मानना पड़ेगा। वैसे टाइप ऑफ जो लीडर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, क्लोज सुपरविजन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ऐसे जो टाइप ऑफ लीडर होते हैं वो लोग हमेशा क्या करते हैं, सुपरवाइज करते रहते हैं, किसको, सबऑर्डिनेट्स को, मतलब एम्प्लॉयज को जो काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब, ये तो होगा ही होगा, राइट। इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, एम्प्लॉय वेर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ह्यूमन बींग्स बट एज टूल्स टू अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे टाइप ऑफ जो लीडर्स होते हैं ना, वो लोग एम्प्लॉयज को ह्यूमन बींग्स कंसिडर ही नहीं करते थे, इंसान को इंसान ही कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि एक इंसान जो है, एम्प्लॉयज जो है, वो एक टूल है, मशीन की तरह है, जिसको हम लोग को यूज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन सेंटर लीडरशिप को यही बोला गया है। देखो हम लोग ने जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था ओहियो स्टेट स्टडीज में, देखो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे देखो मैं सिमिलरिटी जो बता रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो जो ओहियो स्टेट लीडरशिप था ना, वहाँ पे भी हम लोग का जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा ही था। ठीक है, कुछ थोड़े थोड़े पुर्जे बोल सकते हो, कुछ पार्ट्स थोड़े से चेंज हुए, लेकिन अगर इन डेप्थ मीनिंग देखा जाए तो दोनों सेम ही है। ठीक है, जस्ट लग रहा है जैसे किसी ने कॉपी करके सेम स्टडीज को दे दिया है। ठीक है, ये बस ओहियो स्टेट स्टडीज था और ये हम लोग का मिशिगन यूनिवर्सिटी में जो ये मिशिगन स्टडीज है। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये प्रोडक्शन सेंटर्ड हो गया। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आते हैं एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप में। इसमें क्या होता है, देखो दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन ओरिएंटेड लीडरशिप बिकॉज इट एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन रिलेशंस। ये जो एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप होता है ना, देखो नाम ही है एम्प्लॉय सेंटर्ड,
वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है, एम्प्लॉयज़ जो है, उनके साथ जो रिलेशंस मेंटेन करते हैं, अच्छे से व्यवहार करना, उनको सपोर्ट करना, उनके सुख दुख में साथ देना, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करके देना, यही काम होता है आप लोग के एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप में। देखो क्या होता है, देखो पॉइंट वाइज है आप लोग का। द मेन पार्ट्स विच आर कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन इन दिस अप्रोच आर टू ट्रीट सबऑर्डिनेट्स एज ह्यूमन बींग्स। पहले वाले में क्या था, उनको मशीन्स कंसिडर करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय सेंटर जो लीडरशिप होते हैं या फिर लीडर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज को एज ए ह्यूमन बींग्स ही कंसिडर करते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट्स को एज ए ह्यूमन बींग्स कंसिडर करते हैं। इसके बाद देखो क्या है, टू शो कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज नीड्स वेलफेयर एडवांसमेंट, मतलब एम्प्लॉयज के नीड्स वांट्स वेलफेयर, फिर उनके एडवांसमेंट मतलब उनके पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी वर्क करते हैं ऐसे टाइप ऑफ लीडर्स। फिर इसके बाद देखो क्या है, टू एनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन गोल सेटिंग एंड इन अदर वर्क रिलेटेड डिसीजंस। ये जो टाइप ऑफ लीडर्स होते हैं, एम्प्लॉय सेंटर जो लीडर्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज को गोल्स जब फिक्स होता है, कंपनी का जब गोल फिक्स होता है तब उनको बुलाते हैं, पूछते हैं कि हम लोग को कैसा गोल रखना चाहिए, मतलब इतने सपोर्टिव रहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लोग खुद गोल सेटिंग में पार्ट लेते हो, जब आप लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाता है, आप उसका पार्ट हो, तो आप लोग को क्या फील होता है, आप लोग सोचते हो कि अरे मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है। ठीक है, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज क्या हो गया ना, आजकल लोगों को अमीरों का बीमारी लग गया है जो डिप्रेशन नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, स्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, राइट। हमारा ग्राफ जो है हमेशा ऊपर नीचे रहता है, सो वी हैव टू डील विथ इट, राइट। कभी फिर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो देखो लास्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, टू एंश्योर हाई परफॉर्मेंस बाय इंस्पायरिंग रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। वही एम्प्लॉयज को रेस्पेक्ट ट्रस्ट करना, ये सभी ये एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप का काम होता है। ठीक है, देखो इसका जो फाइंडिंग्स था, फाइंडिंग्स क्या था आप लोग देखो, द फाइंडिंग्स ऑफ द मिशिगन स्टडीज वेर एज फॉलोज। देखो क्या है, These studies found that both the styles of leadership, both मतलब क्या, एम्प्लॉय सेंटर्ड और प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है, led to increase in production, but it was slightly more in case of production oriented style. Of course, देखो मैंने जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर था, फिर आप लोग का जो कंसिडरेशन था, वहाँ पे भी बोला था, जब आप लोग ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हो, जब आप लोग ज़्यादा एम्प्लॉय सेंट्रिक हो जाते हो, तो आप लोग का प्रोडक्शन हार्म होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि दोनों टाइप ऑफ जो लीडर्स होते हैं, दोनों प्रोडक्शन में बढ़ाने को हेल्प करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय सेंटर्ड भी बढ़ाता है, आप लोग का प्रोडक्शन सेंट्रिक भी बढ़ाता है, लेकिन अगर आप लोग कंपैरिजन करो तो ज्यादा कौन बढ़ाता है, आप लोग का जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, जो डिसिप्लिन में रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रहता है, टास्क ओरिएंटेड रहता है, वहां पे जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो लोग यूज करते हैं, उसी से ज्यादा रिजल्ट हम लोग को मिलता है। ये हम लोग के मिशिगन स्टडीज ने बोला था। ठीक है, इसके बाद और एक देखो लाइन क्या है, ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल लीड टू डिक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीज टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ये बोलते हैं कि अगर कोई लीडर, ठीक है, अगर कोई लीडर आप लोग के प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ लीडरशिप को यूज करता है, इससे क्या होता है, लोगों के बीच में, लोगों को मतलब एम्प्लॉयज जो है, उन लोग सेटिस्फाइड फील नहीं करते, और इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे एब्सेंटिज्म आ जाते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाना बंद कर देते हैं, बहुत एब्सेंट करते हैं, कुछ ना कुछ लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। इससे क्या होता है, आप लोग का टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, मतलब द नंबर ऑफ पर्सन्स लीविंग द जॉब। ठीक है, फिर इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, जो एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच लेड टू इंप्रूव वर्क फ्लो प्रोसीडियर्स एंड मोर कोहेशंस इन इंटरेक्शन, रिजल्टिंग इन इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड डिक्रीज टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। एग्जैक्टली, अगर प्रोडक्शन ओरिएंटेड से लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑफकोर्स एम्प्लॉय सेंटर्ड से होंगे। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय सेंटर्ड में आप लोग का सपोर्टिव लीडर्स मिल रहे हैं ना, जो आपको समझ रहा है, आपके डिसीजंस को वैल्यू कर रहा है, ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, एब्सेंटिज्म घट जाता है, मतलब टर्नओवर घट जाता है, और लोग सेटिस्फाइड करना फील करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो थ्योरी था, ये आप लोग का जो मिशिगन का जो स्टडीज था, आई होप आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो दो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म देख लेते फिर खत्म करते हैं इसको। क्या है आप लोग का, स्टडीज फेल टू डिटरमाइन वेदर लीडरशिप बिहेवियर इज अ कॉज और इफेक्ट, एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप द ग्रुप प्रोडक्टिव और द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रुप इंड्यूसेस द मैनेजर टू बी एम्प्लॉय सेंटर्ड। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई कॉज हो रहा है या इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हम लोग प्रोडक्शन ओरिएंटेड कर रहे हैं तो फायदा मिल रहा है कि नहीं, एम्प्लॉय सेंटर कर रहे हैं तो फायदा मिल रहा है कि नहीं, यही इसका बड़ा क्रिटिसिज्म है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस स्टडीज इग्नोर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स। ये हम लोग के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो एम्प्लॉयज के होते हैं उसको कंसिडर नहीं करते हैं सबऑर्डिनेट्स के। ठीक है,
फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, द लीडरशिप स्टाइल सजेस्टेड बाय दिस स्टडीज इज एन एक्सट्रीम, ए लीडर इज सपोर्टेड टू फॉलो आइदर ऑफ द टू स्टाइल्स। एग्जैक्टली ये जो मेन क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का, फिर आप लोग का मिशिगन स्टडीज, जो ये तो अभी मिशिगन स्टडीज है, आप लोग का ओहियो स्टेट जो था वहाँ पे भी ये बात मैंने क्रिटिसिज्म पे बोला था कि हम लोग को सिर्फ 2 स्टाइल ऑफ लीडरशिप मिलते हैं, राइट। आइदर तुमको ओयो स्टेट में जैसे क्या था, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर या फिर कंसिडरेशन होना पड़ेगा, या फिर मिशिगन में क्या होना पड़ेगा, प्रोडक्शन सेंट्रिक या फिर एम्प्लॉय सेंट्रिक। इसको छोड़ के दूसरा कोई स्टाइल है ही नहीं। यही इसका एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये थ्योरी। अगर आप लोग को कोई दूसरा टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इजीली लिख सकते हैं। तो जल्दी, आज के 21st सेंचुरी में हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं रास्ता जानने के लिए। क्या होता अगर कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय कोई एक इंसान हमको हमेशा गाइड करता तो कैसा होता? समझने वाले हैं पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो ये जो थ्योरी है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये आता है आप लोग का सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के अंडर, ठीक है। हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो पे बिहेवियरल थ्योरी का जो 4th नंबर है मैनेजरियल ग्रिड को समझ लिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक मैं आप लोग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि पाथ गोल थ्योरी क्या होता है, ठीक है। ये थ्योरी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इस थ्योरी को समझाऊंगा, सो दैट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो जितने भी ऑडियंस ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्रिकेट गेम के बारे में पता है, ठीक है। लड़के लोग ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, लेकिन आज के ज़माने में लड़कियों को भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि इमेजिन ए क्रिकेट कैप्टन गाइडिंग हिज टीम ऑन द फील्ड। क्रिकेट में एक कैप्टन होता है जो पूरे प्लेयर्स को लेके एक साथ मिलके गेम खेलता है, राइट। हेल्पिंग ईच प्लेयर अंडरस्टैंड देयर रोल एंड एंश्योरिंग द टीम विंस। इन द वर्ल्ड ऑफ लीडरशिप देयर इज अ सिमिलर गाइडिंग प्रिंसिपल कॉल्ड द पाथ गोल थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक कैप्टन क्रिकेट मैच में हर एक प्लेयर को रोल देता है कि सपोज तुम फील्डिंग करोगे, तुम बॉलिंग करोगे, जो विकेट कीपर होगा, जो स्टंप्स के पीछे रहेगा, वो विकेट कीपिंग करेगा, ऑफ कोर्स, राइट। ये तो नॉर्मल गेम का रूल है। तो अलग अलग पर्सन को अलग अलग रोल्स दिया जाएगा, और वो कौन देता है? कैप्टन, ठीक है। जैसे इंडियन कैप्टन पहले कौन थे? हम लोग के MSD थे, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। फिर अभी जो प्रेजेंटली कौन है? हम लोग का विराट कोहली था, अभी रोहित शर्मा है, राइट। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, ठीक है। होपफुली हम लोग जीतेंगे इस बार। तो जैसे क्रिकेट में एक कैप्टन हर एक चीज़ को करता है, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कौन करता है? एक लीडर करता है। तो उसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? पाथ गोल थ्योरी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये क्रिकेट के एग्जाम्पल से ही आज हम लोग इस थ्योरी को समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पहले कि व्हाट इज पाथ गोल थ्योरी, क्या है, ये किन्होंने दिया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा थ्योरी किसने दिया है। तो ये थ्योरी किसने दिया था? डेवलप बाय एक्सपर्ट, दैट इज रॉबर्ट हाउस, ठीक है। उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हाउस था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि देखो द पाथ गोल थ्योरी इज लाइक द गेम प्लान ऑफ ए क्रिकेट कैप्टन। जो मैंने बोला था, ही सजेस्ट दैट ए गुड लीडर जस्ट लाइक दैट कैप्टन शुड गाइड देयर टीम मेंबर्स, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड देयर रूल्स, नेविगेट चैलेंजेस एंड अचीव देयर गोल्स। जैसे क्रिकेट में एक कैप्टन हर एक प्लेयर को अलग अलग रोल देता है। कोई चैलेंजेस आता है, जैसे कोई ओवर में जैसे मान के चलो कि बहुत सारे छक्के लग गए, ठीक है। फिर कैप्टन आके बोलता है कि नहीं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये बॉलिंग करना चाहिए, तो आपको फ़ायदा होगा। आपके प्लान्स को थोड़ा चेंज कीजिए, आपकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कीजिए, राइट। ये काम कौन करके देता है? कैप्टन करके देता है। सिमिलरली पाथ गोल थ्योरी में बोला गया है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो एक लीडर क्या होता है? एक लीडर आता है, ठीक है, जिसको लीडर माना जाता है या फिर बनाया भी जाता है, आगे हम लोग समझेंगे। तो एक लीडर क्या करता है? अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलग अलग रोल देता है कि जिसको जो काम चाहिए और जिस काम में एक्सपर्टीज़ है उसको काम दिया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई चैलेंजेस आता है, कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो वो उसको गाइड भी करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाथ गोल थ्योरी का मतलब क्या है, ठीक है। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं। देखो कि द नेम पाथ गोल हैज़ ए सिंपल मीनिंग। मैंने बोला था, देखो क्या है, पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, ऑफ कोर्स। क्या है? देखो, दिस इज द जर्नी और रूट दैट टीम मेंबर्स टेक टू अचीव देयर गोल्स। मतलब क्या होता है कि ये जो पाथ है,
ये एक डायरेक्शन है, एक रूट है जो कौन फॉलो करता है, एक टीम मेंबर फॉलो करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। पाथ का मतलब रूट होता है। अभी गोल का मतलब क्या होता है? गोल इज द टारगेट और एम दैट द टीम वांट्स टू अचीव। गोल का मतलब होता है एम, कि मुझे 10,000 सेल करना है। 10,000 में छोटा अमाउंट ही बोल दिया, कि मुझे एक मान के चलो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि उनको 10 लाख रुपए सेल्स करना है या फिर प्रॉफिट करना है, तो वो उनका गोल हो गया। उसके लिए वो लोग क्या क्या काम करेंगे, किस रास्ते पे चलेंगे, कि हम लोग सामान यहाँ से लाएंगे, हम लोग के बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो हम लोग का रूट हो जाता है, मतलब वो हम लोग का पाथ हो जाता है, ठीक है। को in simple words, this theory says that a leader's main job is to show the right path to the team members and help them reach their goals. इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक लीडर का काम होता है कि हर एक टीम मेंबर्स को राइट पाथ पे लेके चलना, और साथ साथ क्या करना है कि गोल्स को अचीव भी साथ साथ करना है, गाइड भी करना है, और साथ ही साथ गोल्स को अचीव करने में भी मदद करना है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, यहाँ पे 4 टाइप के लीडरशिप स्टाइल्स देखे गए हैं, या फिर बोल सकते हो कि 4 अलग अलग टाइप के लीडर हम लोग को मिलते हैं, मतलब लीडरशिप स्टाइल्स मिलते हैं, मतलब अलग अलग सिचुएशन में हम लोग को अलग अलग लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला क्या है, देखो तुम लोग का है डायरेक्टिव लीडर। जैसे फिल्म का एक डायरेक्टर होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो क्या है अंदर, पहले एग्जाम्पल भी लेंगे। देखो कि दिस लीडर गिव्स क्लियर इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक ए कैप्टन टेलिंग ए बॉलर एग्जैक्टली वेयर टू बॉल। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड गाइडिंग देम। डायरेक्टिव लीडर वैसे टाइप के लीडर होते हैं कि वो लोग डायरेक्टली डायरेक्शंस देते हैं, कि सपोज हम लोग को सेल बढ़ाना है तो डायरेक्टली बोलेंगे कि हम लोग को अपना मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना है, तुमको जितना पैसा खर्च करना है कंपनी के अकाउंट से करो, बाकी मैं देख लूंगा। मतलब डायरेक्टली स्पेसिफिकली बोल के देगा कि हम लोग को ये काम करना है, ठीक है। फिर हम लोग को सेल बढ़ाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को और एक स्टोर खोलना पड़ेगा या फिर ब्रांच खोलना पड़ेगा, वो डायरेक्टली बता के दे देगा। डायरेक्टिव लीडर का काम होता है कि डायरेक्टली स्पेसिफिक एक डायरेक्शन दे देना। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, ए मैनेजर गिविंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू ए न्यू एम्प्लॉय अबाउट ए टास्क। मतलब एक एक करके स्पेसिफिकली पूरा क्लियरली वो बता देगा कि तुमको क्या क्या काम करना है, और उसको क्या बोलते हैं, इस स्टाइल को क्या बोला जाता है, डायरेक्टिव लीडर, या फिर डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। पहला वाला आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका लीडर, सपोर्टिव। सपोर्टिव बहुत बार यूज किया हम लोग के डेली लाइफ में। देखो क्या है इसमें कि दिस लीडर इज लाइक ए केयरिंग एल्डर इन ए फैमिली, ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट, दे केयर अबाउट द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ टीम मेंबर्स। सपोर्टिव लीडर क्या होते हैं, वो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या करते हैं कि जैसे तुमको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो करके देते हैं। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उसका सॉल्यूशन वो देता है। मतलब हर एक चीज़ में, हर एक स्टेज में ऐसे टाइप ऑफ लीडर क्या करते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ लीडर क्या होते हैं ना, कि सपोज तुम्हारा कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, या फिर व्हाटसोएवर आज के जनरेशन में जो भी है, तो जो भी हुआ है उस कारण से तुम्हारा मूड बहुत ख़राब है, ठीक है। तो सपोर्टिव टाइप जो लीडर होगा ना, उसको पता है कि एक इंसान मशीन नहीं है कि तुमने कभी ऑन कर दिया तो वो काम कर लेगा, फिर बंद करोगे तो ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। मैन इज़ ए सोशल एनिमल, उसका भी कुछ कुछ नीड्स होता है, सोशल नीड्स होता है, ठीक है, बिलोंगिंगनेस नीड्स होता है। तो ऐसे टाइप ऑफ लीडर क्या बोलेगा कि ठीक है तुम आज रेस्ट ले लो। देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में भी, मैंने वही दिया है कि इजीली आप लोग को समझ में आए। ए टीम लीडर अंडरस्टैंडिंग द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ ए टीम मेंबर एंड गिविंग देम ए डे ऑफ। कुछ भी कारण से तुम्हारा मूड खराब है, जिसके लिए तुम काम प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो तुमको वन दे देगा कि आज रेस्ट ले लो, ठीक है। तो डायरेक्टिव लीडर पे क्या था कि वो लोग सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं। सपोर्टिव लीडर पे तुमको क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे, और क्या करना है इसका बारे में भी आप लोग को बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है कि पार्टिसिपेटिव लीडर, ठीक है, या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। ये टाइप में क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोगों का ओपिनियन भी लिया जाता है। जैसे आप लोग अभी घर में हो, आप लोग का घर में जितना भी बड़ा बड़ा डिसीजन होता है,
आप लोग का राय नहीं लिया जाता है। अगर आप लोग टीनेजर हो तो आप लोग का राय नहीं लिया जाता है, लेकिन जब आप लोग बड़े हो जाओगे, कमाने लग जाओगे, तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोग का डिसीजंस का भी वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो जितना बड़े होते जाओगे आप लोग का मेच्योरिटी बढ़ता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को क्या होगा कि घर में फैमिली डिसीजंस में भी आप लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हम लोग के लीडरशिप स्टाइल में ये क्या होता है, देखो कि हेयर द लीडर इन्वॉल्व्स टीम मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग मच लाइक ए कैप्टन डिस्कसिंग स्ट्रेटजीज विद इन हिज टीम ड्यूरिंग ए ड्रिंक्स ब्रेक। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा कि गेम के बीच में ड्रिंक्स ब्रेक होता है, ठीक है। जब कैप्टन क्या करता है, बाकी जितने भी प्लेयर्स है, बाकी जितने भी 10 प्लेयर्स है, उनके साथ मिल के बैठ के बात करते हैं कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग के क्या प्रॉब्लम है, अगर अच्छा खेल रहे हैं तो हम लोग को आगे भी मेंटेन करना है, राइट। सिमिलरली पार्टिसिपेटिव लीडर क्या होते हैं कि वो लोग एम्प्लॉयज़ का भी डिसीशंस को लेते हैं, कि उनका राय पूछते हैं कि ये ठीक होगा कि नहीं, हमारे कंपनी के लिए हम लोग को ये करना चाहिए। आप लोगों को अगर कुछ ओपिनियन देना है कि कुछ सजेशंस देना है तो आप दे सकते हो, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। सपोर्ट में क्या करता है, वो तुम्हारे डिसीजंस को सपोर्ट करता है, राइट। तुम्हारे ओपिनियंस को नहीं लेता था, लेकिन पार्टिसिपेटिव जो लीडर होता है वो तुमको भी वैल्यू करता है, राइट। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, देखो मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक दिया है कि ए प्रोजेक्ट हेड, ठीक है, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का हेड भी बोल सकते हो। ए प्रोजेक्ट हेड डिस्कसिंग एंड टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम टीम मेंबर्स बिफोर फाइनलाइजिंग ए प्रोजेक्ट प्लान। सपोज आप लोग को एक प्रोजेक्ट मिला है कि आप लोग को 10,000 जूता बनाना है, ये प्रोजेक्ट मिला है। तो ये जो लीडर होगा, आप लोग का प्रोजेक्ट का जो हेड होगा, वो क्या बोलेगा कि ठीक है, हम लोग को ये प्रोजेक्ट मिला है, इसको करने के लिए हम लोग को एक प्लानिंग करना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ करने के लिए हम लोग को पहले प्लानिंग करना चाहिए कि हम लोग ये ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये रॉ मटेरियल्स वहाँ से लाएंगे, दिस एंड दैट। तो ये जो प्रोजेक्ट हेड होता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप में, वो एम्प्लॉइज़ का डिसीजंस को लेता है, उनके व्यू पॉइंट्स को लेता है, उसके बाद जाके वो फाइनलाइज करता है प्रोजेक्ट के प्लान को, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका डिटेल नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा में मिल जाएगा। तो आप लोग को एकदम चिंता नहीं करना है, कि आप लोग को बस समझना है और जाके नोट्स वहाँ से एक बार रीडिंग करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब तक अगर आप लोग ने वीडियो देख लिया है तो थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ये जो रूट है, मेरा ये जो पाथ है, उस पर मुझे बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग का क्या है, अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर, ठीक है, या फिर बोल सकते हो अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कैसा होता है, देखो यहाँ पे लीडर्स कैसे बिहेव करते हैं, देखो कि लाइक ए कोच हु ट्रेन्स एथलीट्स फॉर ए बिग रेस, दिस लीडर सेट्स हाई गोल्स एंड बिलीव्स द टीम कैन अचीव देम। दिस स्टाइल इज अबाउट setting challenging goals like a coach setting a tough fitness target. The leader believes in the capabilities of the team members and encourages them to perform at their best, ठीक है। ये जो रॉबर्ट हाउस थे ना, इन्होंने ये थ्योरी किस लिए बनाया, मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर जो होता है वो अच्छे से गोल्स को पहले से ही सेट कर दे, ठीक है। इससे क्या होगा कि बाकी जो मेंबर्स है उनको एक अच्छा सा रूट मिल जाए, और ये जो जर्नी रहेगा, इनको जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को अचीव करने का जो जर्नी रहेगा, तब एक लीडर को सपोर्ट देना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, सॉल्व करके देना पड़ेगा उनके प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अभी बात ये है कि ये जो अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर है ना, वो बहुत चालू लीडर है, ठीक है। चालू लीडर है क्यों मैंने बोला है कि वो क्या करता है, वो चैलेंजिंग गोल्स को रखता है। सपोज उसको पता है कि हम लोग 100 जूते बना सकते हैं महीने का, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। 100 जूते बना सकते हैं महीने का, तो वो जानबूझ के क्या करेगा कि 200 का टारगेट रख देगा, डबल टारगेट रख देगा, चैलेंजिंग। 100 बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो 200 का टारगेट रख देता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना, जब हम लोग 200 का टारगेट करते हैं तो एटलीस्ट 150-160 तो इजीली पहुंच जाएंगे। 200 ना ही पहुंचे भला तो 150 तो पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग कितना अचीव कर सकते थे, पहले 100 ही अचीव कर सकते थे, लेकिन जब हम लोग ने अपना टारगेट को बढ़ा दिया तो ऑफकोर्स हम लोग जितना सोचे थे, एवरेज जितना हम लोग ने सोचा था, उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे टाइप ऑफ लीडर क्या होते हैं, वो लोग हमेशा से चैलेंजिंग काम करना पसंद है, कि ज़्यादा टारगेट रखते हैं
कि अगर कंपनी ने इस बार अच्छा किया तो वो लोग टारगेट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम और बहुत अच्छा करना है। का मेन गोल होता है कि चैलेंजिंग टास्क को फॉर्म करना, ठीक है। इसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ए सेल्स मैनेजर सेटिंग ए हायर सेल्स टारगेट फॉर हिज टीम नोइंग दे हैव द पोटेंशियल टू अचीव इट। ये लोग बोलते हैं कि एक मैनेजर जानबूझ के अपने सेल्स के टारगेट को ज़्यादा रखता है क्योंकि उसको विश्वास है कि उनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग का अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर होता है ना, उसको अपने टीम मेंबर्स पे, ऑफ कोर्स अपने एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। मैं टीम ही बोलूँगा क्योंकि हम लोग एज ए टीम ही काम करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो टाइप ऑफ लीडर होते हैं ना, उनको अपने टीम मेंबर्स पे बहुत भरोसा होता है, ठीक है। लगता है कि उनके टीम मेंबर्स के बाद बहुत पोटेंशियलिटी है कि वो लोग अच्छे से हम लोग के गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। देखो हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को देख के हम लोग को ये पूरा जो गोल थ्योरी है या फिर गोल का जो ये पाथ है हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्या होता है कि लीडर आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट्स का नीड्स। एक लीडर क्या करेगा, पहले जो सबऑर्डिनेट्स है, एम्प्लॉयज जो है, उसका नीड को देखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि सपोज मैंने बोल दिया कि तुमको ये काम करना है, लेकिन अगर मैं कोई रिवार्ड नहीं देता हूँ तो काम करोगे क्या, राइट। अभी अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि आप लोग मेरे सब वीडियो को जाके लाइक करो तो मैं सबको 500 रुपये दूंगा, अगर मैं 500 रुपये नहीं देता तो आप लोग लाइक करते क्या? प्रैक्टिकली आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप लोग करते क्या? कि नहीं सर इतना आलसी कौन है, सब वीडियो पे जाऊँ ये सब करूँ। लेकिन 500 मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग 50 रुपये के लिए भी कर लोगे, ठीक है। कोई भी रिवार्ड अगर हम लोग कोई भी चीज़ के साथ अटैच करते हैं तो एक ह्यूमन टेंडेंसी हो जाता है वो काम को करने के लिए, ठीक है। और आजकल पैसों से तो देखा ही जा रहा है कि हम लोग के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में पैसों का खेल चल ही रहा है, ठीक है। एनीवेज अभी देखो ये गोल पाथ क्या होता है। पहला कैसे स्टार्ट होता है कि लीडर आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट्स नीड्स। पहले सबऑर्डिनेट्स का नीड्स को हम लोग देखते हैं कि उसका नीड क्या है। एप्रोप्रिएट गोल्स आर एस्टैब्लिश्ड। पहले हम लोग ने देख लिया कि एक एम्प्लॉयज को क्या चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद हम लोग ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को सेट किया। एप्रोप्रिएट गोल्स आर एस्टैब्लिश, हम लोग ने सोच लिया कि हम लोग को क्या अचीव करना है, ठीक है, मतलब सोच के रखा है। इसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट देखो, लीडर कनेक्ट्स रिवार्ड विद गोल्स। तुमने क्या सोचा कि हम लोग ने एक टारगेट सेट किया कि 1 लाख सेल्स हम लोग को करना है, और उसके साथ साथ हम लोग ने रिवार्ड को भी अटैच कर दिया कि अगर हम लोग ने 1 लाख गोल्स अचीव किया, जो टीम उसको अचीव करेगा तो उनको बैंकॉक का एक ट्रिप मिल जाएगा, या फिर मालदीव्स का एक ट्रिप मिल जाएगा, या फिर उनका सैलरी में 1 महीने का बोनस मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग ने गोल को एक रिवार्ड के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, बोथ लीडर प्रोवाइड्स असिस्टेंस ऑन एम्प्लॉय पाथ टुवर्ड्स गोल। यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग ने जब लास्ट क्या था, हम लोग ने गोल्स को किसके साथ अटैच किया, हम लोग के रिवार्ड्स के साथ। और इसके बाद क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को असिस्टेंस देना पड़ेगा, गाइड करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा जर्नी है ना। गोल्स हम लोग 2 दिन के लिए नहीं बनाते, राइट। ये हम लोग का रिलेशनशिप वाला नहीं है कि तुम लोग ने 2-3 दिन के लिए सोच लिया, प्यार है, दिस एंड दैट है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हैं तो लंबा सोचना पड़ता है कि 10 साल 5 साल 20 साल तक हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ता है। तो एक लीडर को क्या करना पड़ेगा कि ये थ्रू आउट दी जर्नी में एक लीडर को अपने सबऑर्डिनेट्स को असिस्ट करते रहना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम्स हो गया या फिर कोई डिफिकल्टीज आ गया तो असिस्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, एम्प्लॉय बिकम सेटिस्फाई एंड एक्सेप्ट द लीडर। ऑफकोर्स अगर एक अच्छा लीडर होगा, उन्होंने रिवार्ड्स भी दिया है और साथ ही साथ हमेशा असिस्ट भी कर रहे हैं, तो उस लीडर को कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा भला, राइट। और इंडिया में जीता जाता एग्जाम्पल तो कोई है ही, ठीक है। आपको जो समझ में आ गया तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। और उसके बाद देखो क्या है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑकर। जब ये सब चीज़ होता है तो ऑफकोर्स हमारे परफॉर्मेंस में बेटर इंप्रूवमेंट होगा, राइट। उसके बाद देखो लास्ट स्टेप क्या होगा कि बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू रीच द गोल। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या था कि उनको 1 लाख सेल्स चाहिए था, राइट, हम लोग ने यही टारगेट किया था। और सबऑर्डिनेट्स का क्या गोल था कि बैंकॉक या फिर मालदीव्स जाना, तो उनका दोनों पूरा हो गया, राइट। तो ये जो पाथ गोल थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल्स अचीव हो जाता है और साथ ही साथ
जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं वो लोग भी खुश हो जाते हैं। बट एक ही चीज़ है कि हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग स्टाइल के या फिर अलग अलग टाइप्स के लीडर्स को हम लोग को देख के चूज करना पड़ता है, क्योंकि हर एक सिचुएशन में सेम टाइप ऑफ लीडर्स नहीं फिट होते हैं। इज दैट क्लियर? अभी देखो इसके बाद क्या है, हम लोग का ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है कि थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो कि एवरी टीम एंड सिचुएशन आर यूनिक, राइट? द पाथ गोल थ्योरी टेल्स लीडर्स that they should be flexible and change their style based on the team situation. It is like a cricket captain changing strategies based on the game situation. Of course, अगर तुम देख रहे हो कि तुम हारने वाले हो, राइट, तो तुमको डिफेंसिव स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा, राइट? कि अगर तुमको पता चल गया कि 6 बॉल में तुमको मान के चलो कि 20 रन चाहिए, राइट, 6 बॉल में आपको 20 रन चाहिए, तो तब आप लोग अगर डिफेंसिव खेलोगे तो नहीं चलेगा, राइट? आपको छक्के चौके मारने पड़ेंगे। सिमिलरली आप लोग अगर बॉलिंग टीम हो, आप लोग देख रहे हो कि 6 बॉल में आपको 20 रन को रोक के रखना है, राइट? 20 रन को रोक के रखना है, तो आप लोग तब क्या करोगे? डिफेंसिव स्ट्रेटेजी लोगे कि आप लोग देखोगे कि फील्डर्स को बाउंड्रीज पे रखोगे सो दैट कैच आ जाए, राइट? यही चीज़ होता है हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में भी, राइट? अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग को अलग अलग लीडरशिप स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा समय पहले बोला था। ठीक है, और हमेशा की तरह जब हम लोग का कुछ अच्छा होता है तो कोई ना कोई टोकने आ ही जाता है, राइट? इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो देखो क्रिटिसाइजर्स लोग ने क्या बोला कि पहला चीज़ है कि कॉम्प्लेक्सिटी, ये एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि कॉम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आप लोग का नेग्लेक्ट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मैंने ऑलरेडी आप लोग को और एक वीडियो में समझाया था कि मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो खुद से मोटिवेटेड रहते हैं, राइट? और इसका और एक टाइप क्या होता है कि आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि आप लोग ने देखा कि कोई भी एक चीज़ के साथ वो रिलेटेड है, कि सपोज ये जॉब करने से आपको वो चीज़ मिलेगा, इतना अच्छा सैलरी मिलेगा, वो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, राइट? एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आप लोग मोटिवेटेड फील करते हो, राइट? तो इंट्रिंसिक खुद से होता है। तो ये थ्योरी में क्या आपको लगता है, जो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है जो खुद से ही काम कर रहा है, लीडर बोले, लीडर पार्टिसिपेटिव रहे, डायरेक्टिव रहे, या फिर कोई भी लीडरशिप का स्टाइल रहे, अगर वो खुद से ही अच्छे से काम कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं हो रहा है, चैलेंजेस ही नहीं आ रहा है, तो ये थ्योरी काम आएगा क्या? ये थ्योरी तो तभी काम आता है ना जब हम लोग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ लिंक है, जब हम लोग काम को रिवार्ड्स के साथ ज्वाइन करते हैं। एक एम्प्लॉय जो खुद से ही काम कर रहा है, उसको बैंकॉक भी नहीं जाना, मालदीव्स भी नहीं जाना, उसके माँ के साथ मंदिर जाना है, ठीक है, तो उस इंसान को आप लोग मालदीव्स का चीज़ देके या फिर कोई भी जगह का ट्रिप देके या फिर पैसा देके उसको काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वो खुद से ही काम कर रहा है ना। तो यही चीज़ होता है कि हम लोग के क्रिटिसाइजर ने बोला कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, इस थ्योरी का नंबर 2 क्रिटिसिज्म होता है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये 2 मेनली होता है, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा ये थ्योरी क्या है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में, और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख दीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 600 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तो आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।